हम जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसका नाम था सेल यानी कि कोशिका। चलिए इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस भी बच्चे ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकता है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है separates the content of cell from external environment। कहने का क्या मतलब है? कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, अगला पॉइंट, कंट्रोल्स the entry and exit of some material। कहने का क्या मतलब है? कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने से नियंत्रित करती है। आने जाने से नियंत्रित करती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। और क्या कहा जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि क्या कहा जाता है? वर्णात्मक
पारगम्य झिल्ली। कहने का क्या मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, ये क्या करता है, ये कुछ जो कंटेंट होता है यानी कि कोशिका के घटक जो होते हैं उन्हें बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। क्या अलग करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या करता है, ये कुछ मटेरियल को यानी कि सम मटेरियल्स को बाहर और अंदर आने से नियंत्रित करता है, यानी कि इसीलिए इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ अगले पॉइंट्स। अब देखिए ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। यानी कि कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत। अगला पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। यानी कि एंडोसाइटोसिस, इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अगला पॉइंट, ये कहाँ कहाँ होती है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। क्या है इसमें, ये सबसे बाहरी परत होती है सेल की। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें बहुत लचीलापन होता है और इसी लचीलेपन को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अगला पॉइंट, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। पहली बात देखिए, ये रिजिड आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, रिजिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। कहने का क्या मतलब है, ये कोशिका की
सबसे बाहरी परत होती है। कठोर परत। कहने का मतलब क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल की सबसे बाहरी परत होती है जो बहुत कठोर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये कहां पाई जाती है, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर। ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये किस में मौजूद होती है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके साथ साथ ये कहां पाई जाती है, ऑल्सो फाउंड इन एल्गी एंड फंगाई। ये कहां कहां पाई जाती है, ये शैवाल और कवक में भी पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है, सेल वॉल जो है ये सेल की सबसे बाहरी परत होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है और रिजिड होती है, यानी कि कठोर होती है। अगला पॉइंट, ये कहाँ पाई जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ठीक है, ये किस में मौजूद होती है, सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है ये, यानी कि पादप कोशिका में मौजूद होती है। इसके साथ साथ ये किस में पाई जाती है, इसके साथ साथ ये पाई जाती है एल्गी में और फंगाई में, यानी कि शैवाल और कवक में भी सेल वॉल पाई जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये एब्सेंट होती है, यानी कि ये अनुपस्थित होती है। किसमें, एक तो एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है और साथ में किसमें होती है, माइकोप्लाज्म में। किसमें ये नहीं पाई जाती है, एक तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और माइकोप्लाज्म में नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जो ये सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति, ये प्लांट में बनी हुई होती है, ये बनी होती है
सेल्यूलोज की, यानी कि पादप में ये किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। एल्गी में किसकी बनी हुई होती है? यानी कि शैवाल में किस चीज की बनी होती है? ये शैवाल में बनी हुई होती है ये हेमी सेल्यूलोज की, यानी कि हेमी सेल्यूलोज। और ये फंगाई में किसकी बनी होती है? फंगाई में, यानी कि ये कवक में किस चीज की होती है? कवक में होती है काइटिन की। ठीक है। ये एनिमल सेल और माइकोप्लाज्म में एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट में बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, एल्गी में बनी हुई होती है हेमीसेल्यूलोज की, और फंगाई में बनी होती है काइटिन की। कहने का मतलब ये है पादप में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, शैवाल में ये हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, और कवक में काइटिन की बनी हुई होती है। ये कैसी होती है? ये नॉन लिविंग होती है। यानी कि निर्जीव। अगला पॉइंट, ये कैसी होती है? परमिएबल। कहने का मतलब क्या है इससे? ये कैसे होती है? पारगम्य। अगला पॉइंट, नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, यानी कि मानव इसका पाचन नहीं कर सकता। मानव द्वारा इसका पाचन नहीं होता। अगला पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है? यानी कि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, ये क्या प्रदान करती है? प्रोवाइड हार्डनेस एंड प्रोटेक्शन टू सेल। मतलब क्या है कहने का? कोशिका को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। ये सेल वॉल कैसी है? ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव है। ये कैसी है? परमेएबल है, यानी कि पारगम्य है। ये मानव द्वारा इसका पाचन नहीं होता है, यानी कि ह्यूमन इसका डाइजेशन नहीं कर पाता है। इसका कार्य क्या है? ये सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, यानी कि कठोरता प्रदान कराती है और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। इसका मतलब होता है केंद्रक। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरीके से होता है।
इसके सेंटर में होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। इसके बाद ये जो है इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रीय झिल्ली। ये जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि केंद्रीय छिद्र। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, यानी क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रीय झिल्ली। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि केंद्रीय छिद्र। इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसा मैंने ब्लू कलर में बना रखा है, उसे बोलते हैं हम क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन। इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। अब इस न्यूक्लियस से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके हर नोटिफिकेशन। और अगर आप लोग हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।